हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स में इस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो है आपका इवनिंग शिफ्ट 19 मई 2026। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको दो फैक्टर दे रखे हैं। एक क्यूबिक के दो फैक्टर दे रखे हैं, तो क्यूबिक के 3 फैक्टर होते हैं, तो जो तीसरा बच गया वो वाला फैक्टर आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। अगर मैं यहाँ इस क्यूबिक को लिखूं, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 0 है, प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको एक बार 0 के बराबर इक्वेशन का रूप दे देते हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि इसके 3 रूट होंगे और उन तीनों रूट में रिलेशन होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? अगर इन तीनों के रूट को जोड़ा जाए x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 बटा में एक्स क्यूब का गुणांक 1। साथ में माइनस का चिन्ह जरूर होता है, लेकिन 0 है तो माइनस का 0 कुछ भी नहीं है। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। अब आपको इसके दो फैक्टर तो दे ही रखे हैं, एक तो x माइनस 1 दे रखा है, अगर इसको मैं 0 के बराबर करूंगा तो रूट आ जाएगा +1, और एक फैक्टर x प्लस 3 दे रखा है, इसको 0 के बराबर करूंगा तो -3 है, वो इसका दूसरा रूट आ जाएगा। इसके दो रूट है +1 और -3, वो तो हमें पता ही है, +1 और -3। तीसरा रूट क्या है, उसको x मान लेते हैं। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो +2 आ जाएगी। यदि x +2 के बराबर है तो ये इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, तीसरा फैक्टर, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, तीसरा फैक्टर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x माइनस 2 होगा। तो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट, आज एक समिश्र संख्या आपको दे रखी है और एक्स वाई रियल नंबर से लिए जा रहे हैं, आयोटा का मान दे रखा है और आपसे देन द लोकस ऑफ जेड, जेड का लोकस आपको पूछा है, जेड का लोकस आपको पूछा है, ऐसे इसको हल करना है। अच्छा देखो, इसका जो बिंदु पथ है, क्योंकि जेड है वो एक संख्या है, इसका जो बिंदु पथ आएगा ना वो यहां पर इस कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ध्यान देना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। यहां पर z में से एक z1 और एक z में से फिर z2 माइनस हो रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप दूं तो ध्यान से समझना, मान लीजिए z माइनस z1 होता डिवाइड में z माइनस z2 होता, और मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं, बराबर में आपको यहाँ पे π/6 दे रखा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे π/6 दे रखा है, यहाँ z1 और z2 भी दे रखा है। अगर यहाँ पर दो सिचुएशन होंगी, या तो k का मान 1 होगा, इसका मतलब क्या है, अगर ये 1 हुआ तो z माइनस z1 बराबर z माइनस क्रॉस गुणा करेंगे तो z2, ये हो जाएगा। और z माइनस z1 का मतलब किन्हीं दो संख्याओं का डिफरेंस और दो संख्याओं का डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों नंबर बराबर है। तो z है वो z1 और z2 दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पे है। अगर z, मान लो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये नंबर z1 है और यहाँ पे ये नंबर क्या है, z2 है, और जो अगर z माइनस z1 और z माइनस z2 बराबर है, इसका मतलब z है वो इन दोनों से बराबर दूरी पे है। हो सकता है कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे हो सकता है कि वो इस लाइन से हटके हो, इस लाइन से हटके हो, लेकिन यहाँ से और यहाँ से जो दूरियां हैं वो बराबर चल रही है। अगर मैं इसको मिलाऊंगा, ऐसे इसको मैं मिलाऊंगा तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर आएगी और
इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को बाइसेक्ट भी करेगी, तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक हो जाएगा। इसका मतलब z यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह z है वो z1 से और z2 से बराबर दूरी पे है। ऐसी कंडीशन में इन z का जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट से जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या होगा? एक लाइन होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा z का जो बिंदु पथ होगा वो एक लाइन होगा, एक रेखा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन दूसरी होती, अगर यहाँ पे कंडीशन है वो दूसरी होती, क्या? कि k का मान 0 नहीं होता, सॉरी k का मान 1 नहीं होता, 1 के अलावा कुछ भी होता, तो यहाँ पे आपका z माइनस z1 बराबर k z माइनस z2 ये होता। इस कंडीशन में क्या होता? यहाँ पे जो ग्राफ बनाते तो z1 और z2 से, क्योंकि z1 माइनस z2 है वो z माइनस z2 का k गुना है। इसका मतलब है z है वो z1 और z2 से बराबर दूरी पे नहीं है, अलग अलग दूरी पे है। तो हो सकता है कि z है, मान लो यहाँ पे वापस z1 यहाँ मान ले और z2 यहाँ मान ले, तो मान लो ये पॉइंट z यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ऐसे। तो ये सारे के सारे पॉइंट z को बता रहे हैं और यहाँ से दोनों से मिलाएंगे तो दूरियां अलग अलग आएगी, बराबर नहीं आएगी। इस प्रकार यहाँ से इन बिंदुओं से जो बिंदु पथ बनेगा वो इस प्रकार एक वर्त बनेगा। हो सकता है कि ये सर्कल इधर भी बन जाए, उधर भी बन जाए, लेकिन एक टाइम में यही पॉइंट है वो सारे इस रेखा पे भी आ जाते हैं। वो कंडीशन केवल कब होगी? जब k का मान 1 होगा। k का मान 1 होगा तब ऐसे सीधी लाइन बनेगी। k का मान 1 नहीं होगा, 1 के अलावा कुछ भी कोई धनात्मक नंबर होगा, यहाँ पे k है ग्रेटर देन 0 लेके हम इसको बनाते हैं। तो ये लाइन है ऐसे घूम जाती है, ये लाइन है ऐसे घूम जाती है, एक सर्कल का निर्माण करती है, चाहे तो उधर घूम जाए, चाहे वो इस साइड में ऐसे इस साइड में घूम के ऐसे एक सर्कल बनाती है। तो यहाँ पे या तो आपका क्या बनेगा? बिंदु पथ है वो एक रेखा का रूप लेगा, या बिंदु पथ है वो एक सर्कल वृत्त का रूप लेगा। ध्यान देना ये k का मान डिपेंड करता है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये z माइनस z1 है, z माइनस z2 ही है, ठीक है ना? z माइनस z2 है जहाँ z2 की वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ बराबर में जो आ रहा है, जो जिसको हमने k नाम दिया, k का मान कितना है? हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है। अगर इसमें 6 का भाग देंगे तो ये कभी भी 1 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 6 होता तब होता। इसका मतलब k का मान यहाँ 1 नहीं है। अगर k का मान 1 नहीं है तो इसका मतलब कंडीशन इसको फॉलो कर रही है। अगर इसको फॉलो कर रही है तो बिंदु पथ है वो एक वृत्त होगा। बिंदु पथ क्या होगा? एक वृत्त, एक सर्कल होगा। बस इतना सा ध्यान में रखना आपको। बस कंडीशन दो ही है, या तो रेखा बनेगी सरल या फिर वृत्त बनेगा। इसको देखते हुए देखो, इसका मैंने एक मानक रूप लिखा है और पूरे क्वेश्चन को हल कर दिया। ये क्वेश्चन दो टाइप से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपको जनरल सॉल्यूशन पूछा है। जनरल सॉल्यूशन पूछा है, एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन दे रखी है, लेकिन ध्यान से ये समझना है इक्वेशन है, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग, एक जगह सेक एक जगह टेन है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? यहाँ पर इसे सेक थीटा माइनस 1 इक्वल में और √2 माइनस 1 टेन थीटा। तो इसे सबसे पहले एक ही फंक्शन में या फिर साइन कोस में चेंज कर लो। सेक क्या होता है? 1/कोस होता है, -1 √2 माइनस 1, टेन का मतलब क्या होता है? साइन बटा कोस। अगर एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कोस और √2 माइनस 1, नीचे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा यदि वो 0 नहीं है। अब साइन और कोस में चेंज हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि अभी भी साइन और कोस दो अलग अलग फंक्शन हो गए ना ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस होता है तो इसको हम 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बटे 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हाफ एंगल का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू में कोस थीटा बटे में 2। अब आपके सामने ये इक्वेशन आ चुकी है। अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान है, अगर ये इक्वेशन बैलेंस होगी कब? यदि साइन थीटा बटे 2 दोनों तरफ है,
अगर साइन थीटा बटे 2 जीरो होता तो जीरो के बराबर जीरो हो जाता। इसका मतलब एक कंडीशन तो आपकी क्या हो गई कि साइन थीटा बटे 2 बराबर क्या जीरो, बराबर क्या जीरो। अब ऐसी जब भी कंडीशन होती है तो हमेशा साइन 0 डिग्री होता है। साइन क्या होता है 0 डिग्री पे 0 होता है। साइन के बराबर साइन है तो थीटा बटे 2 के बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई एन पाई। क्या जाएगा जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला एन पाई। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई आ जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई। आपके पास जनरल सॉल्यूशन ये थीटा का मान 1 तो आ चुका है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबसे पहले तो दोनों तरफ साइन अगर 0 होता तो 0 के बराबर 0 हो सकता था। तो साइन थीटा बटे 0 होता तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन ही आता। लेकिन अगर साइन थीटा बटे 2 0 नहीं होता तो यहाँ साइन थीटा बटे 2 और यहाँ साइन थीटा बटे 2 वो कैंसिल हो जाता। तो ये क्या बनता 2 से तो 2 कैंसिल हो जाता। एक साइन को कैंसिल कर देता। इधर बचता साइन थीटा बटे 2 और ये कोस इधर बटे में आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा √2 - 1। इसको फिर अरेंज करें तो ये बनेगा आपका क्या tan थीटा बटे 2 बराबर में √2 - 1। इस प्रकार tan थीटा बटे 2 है उसकी वैल्यू है √2 - 1। अब हम जानते हैं tan के बराबर tan करना है। tan के बराबर tan करना है तो ये जो tan का मान होता है 22.5 डिग्री का होता है। 22.5 डिग्री का मान होता है √2 - 1। 22.5 का मतलब 45 का आधा। 45 मतलब क्या है पाई बटा में 4 और पाई बटा 4 का आधा पाई बटा में 10 के बराबर 10 हो गया। 10 के बराबर अगर 10 हो गया है 10 के बराबर अगर 10 हो गया है एन पाई प्लस माइनस तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस इस अल्फा यानी कि पाई बाई 8 के बटे का। तो इधर गुणा में जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो थीटा के आपके पास या तो 2n पाई होगा या 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन थी। ऐसे में जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो साइन के बराबर साइन करना होता है, कोस के बराबर कोस या टेन के बराबर टेन। अगर यहाँ ऑप्शन को देखते हुए आंसर बताएं तो यही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ 10 = 10 होता है तो यहाँ केवल चिन्ह हम प्लस का काम में लेते हैं। किसका काम में लेते हैं केवल प्लस का ही काम में लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर प्लस माइनस था ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ केवल प्लस ही होना चाहिए था। तो यहाँ हम केवल प्लस लेके ही चलते हैं तो इस ऑप्शन को ही हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ये ध्यान रखना यहाँ केवल प्लस होता है और प्लस के अकॉर्डिंग देखें तो कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा कि 2n पाई हो और 2n पाई प्लस में हो। तो 2n पाई प्लस माइनस है तो यहाँ केवल आप प्लस कर लेना क्योंकि 10 = 10 में जनरल सॉल्यूशन में प्लस ही होता है। ये सीधा का सीधा क्या आएगी आपका आरपीएससी के द्वारा जो पूछा गया पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन था सेम वैसे ही टाइप हुआ है। अच्छा, ये आपका नंबर सिस्टम का है और यहाँ आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है। दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है, ध्यान रखना। दशमलव का जो प्रसार होता है वो दो तरीके का होता है। या तो वो होता है शांत, या तो वो होता है क्या शांत, या होता है वो अशांत, या होता है वो अशांत। अशांत को यहाँ पर दूसरा नाम लिखा हुआ है एन वसन, इसे ही हम क्या कहते हैं एन वसन। अच्छा, तो किसी भी दशमलव का प्रसार आप देखोगे
तो वो दो तरीके का होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत। लेकिन अशांत फिर आगे जाके दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अशांत है यानी कि डेसिमल के बाद में डिजिट है वो आती ही जा रही है, वो शांत नहीं हो रही। तो डिजिट है डेसिमल के बाद में जितनी भी डिजिट बार 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 आ रही है, अगर वो डिजिट किसी एक पैटर्न को फॉलो करती है या फिर उनकी रिपीट होते हैं, तो वहां वो क्या हो जाएगा, एक रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा तो वो नॉन रिपीटिंग नंबर हो जाएगा, ध्यान देना। अब जितने भी शांत होते हैं उनको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जितने भी अशांत होते हैं और अशांत में आवर्ती वाले होते हैं उनको भी पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अशांत में जो अनावर्ती वाले होते हैं उन्हें पी बटा क्यू के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते। अब हम जानते हैं जो पी बटा क्यू का रूप लेता है वही परिमेय होता है, और जो पी बटा क्यू का रूप नहीं लेता वो अपरिमेय होता है। तो हमें तो कौन सी बतानी है, परिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या शांत भी होती है अशांत भी होती है, लेकिन अशांत में केवल आवर्ती वाली होती है। तो इसका मतलब अशांत अनावर्ती नहीं होंगी, अशांत अनावर्ती नहीं होंगी। तो ये ऑप्शन है, ये हमेशा अपरिमेय संख्याओं के लिए आता है, अपरिमेय। तो जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए इसका जो एग्जाम्पल जैसे √2 दे दिया और √3 दे दिया, पाई का मान दे दिया, ई का मान दे दिया, ये सब किस में आ जाएंगे, अपरिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन आसान था। अच्छा, यहाँ पे आपको दो लाइन दे रखी है और उनके मध्य लघुत्तम दूरी पूछी है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे क्या एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर इनका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, और पॉजिटिव रखना है क्योंकि डिस्टेंस है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, b1 और b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यू हमें निकालनी होती है। इसके लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, a1 और a2। a1 और a2 क्या है, पोजीशन है, तो वो कहां से पता चलेगा, a1 माइनस a2 कहां से पता चलेगा। कहीं आप abc को a1 और a2 मत कर लेना। अच्छा, यहां पर अगर ये a2 है तो ये a1 है, ठीक है ना। अगर ये a2 है तो ये a1 है, अगर ये a2 है तो ये a1 है। a2 a1 का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यही a2 माइनस a1 है, ठीक है ना। या फिर a और b, जब अगर इसको हम इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं लाइन को, जब किसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखते हैं a प्लस लेमडा बी, ए प्लस लेमडा बी होता है। जिसमें a क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर होता है, और b क्या होता है, b होता है आपका डायरेक्शन वेक्टर होता है। क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे पॉइंट या बिंदु को बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बिंदु होते हैं वो होते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, इनका डिफरेंस लेना है। फिर b1 और b2 क्या है, ये b1 है और ये क्या है, b2 है। b1 है और ये क्या है, b2 है। अब इसको क्या है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में करना है तो आपको वो जो कैलकुलेशन बता रहा हूं
उसकी मदद से आप कम समय में इसको कर सकते हो। ये तो बेसिक था। करना क्या है आपको, a2 माइनस a1 है, यानी कि x2 माइनस x1 लेना है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पर माइनस तो जनरल सॉल्यूशन में होता ही है, इसका मतलब तो यहाँ पे माइनस होता है तो 3 की वैल्यू माइनस में है और यहाँ 3 की वैल्यू प्लस में है, -3 फिर माइनस, तो ये a2 माइनस a1 हो गया। फिर यहाँ माइनस फॉर्मूले में होता है, इसका मतलब -7 है और फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ये माइनस में पहले से ही है, इसका मतलब ये 8 है और यहाँ पे ये -6 है तो ये +6 होगा, माइनस पहले से ही। और यहाँ पे क्या है, z -3 है, क्या है -3 है, इसका मतलब z की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही क्या है 3 है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इनके डायरेक्शन जो रेशियो है 3 -1 1 इनको ले लेना है। 3 इसको पहले हल कर लो, तो ये माइनस का कितना हो रहा है 6, ये माइनस का कितना है 15, ये कितना प्लस का 3 है, इसका केवल इतना ही रोल था। यहाँ पे 3 -1 +1 -3 2 4, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो वो ऊपर वाले का रिजल्ट बताएगा और इसके जो कोफैक्टर होते हैं उनके स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। कैसे हल करना है, अच्छा तो -6 इंटू में -4 -2, ये माइनस पहले से ही है तो +15 हो जाएगा, 4 × 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में कैलकुलेशन जरूर चलती है। फिर +3 है तो 3 × 2 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर जो आएगा इसकी वैल्यू वो यही आएगी। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में कुछ अलग नहीं आएगा, जो ब्रैकेट में है ना इनके स्क्वायर को स्क्वायर रूट में लेना जोड़ के, ठीक है ना। तो -6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225, 6 - 3 9, 9 का 3 का स्क्वायर 9। तो ऊपर जो बन रहा है वो बन रहा है 6 × 6 36, क्या बन रहा है 36, 15 × 15 225, 3 × 3 9, डिवाइड में क्या अंडर रूट 36 225 9 ही है तो ये 270 होगा, ऊपर भी 270 लेकिन नीचे स्क्वायर रूट में 270 है तो ये बचेगा स्क्वायर रूट में 270, स्क्वायर रूट में 270, 9 × 30, 9 का वर्गमूल 3, 30 अंदर रह जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 3√30 आ जाएगा। बाकी इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप कर सकते हो, ये एक शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है ना। यहाँ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 लिया है, फिर इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है तो ये आया है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू हमेशा ऊपर का मान बता देगी, नीचे वाली वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं, जो ब्रैकेट में है उनका स्क्वायर लेके जोड़ना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3√30। चेक, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है अगर अल्फा बीटा और गामा इसके रूट है, अगर आपको एक क्यूबिक दे रखी है 3p(x² + 3q(x) -1 इक्वल में 0 और इसके जो रूट दे रखे हैं ना वो दे रखे हैं अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी होती है रूट्स की, क्या, सम ऑफ रूट देखें तो वो हमेशा होता है -x² का गुणांक डिवाइड में x³ का गुणांक, तो कितना आ जाएगा 3p, और दो मूलों का प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा गामा,
और गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट डिवाइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 3q। और ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होगा -c माइनस कांस्टेंट डिवाइड में एक्स क्यूब का गुणांक, तो ये हो जाएगा +1। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो ये 3 तरह के रिलेशन अल्फा बीटा गामा में होंगे। अब आपसे पूछा गया है अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष अल्फा कोमा 1/अल्फा बीटा कोमा 1/बीटा गामा कोमा 1/गामा है तो केंद्रक बताओ। हमें पता है केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो x1 x2 x3 को जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 को जोड़ दो और 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन अलग से करनी है। अल्फा बीटा और गामा का योगफल तो डायरेक्ट 3p है, 3p में 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा को मैं हल कर लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हाँ जी, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा 3q है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3q अपॉन में 1 यानी कि 3q आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी 3q, और 3q को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो q ही बचेगा। इस प्रकार त्रिभुज के केंद्रक है वो p को p और q हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, p और q। नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन थीटा बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है तो हमेशा फॉर्मूला जो होता है मैंने कई बार बताया है, कोस से वो साइन के रूप में आ जाता है। और क्या होगा यहाँ पर, डायरेक्शन वेक्टर लाइन का इनटू में नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड में इनके मैग्नीट्यूड का, तो यहाँ पे ये n है, n नॉर्मल वेक्टर। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये है b की वैल्यू डायरेक्शन वेक्टर है, और यहाँ इस प्लेन में एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं, एक्स वाई जेड के जो गुणांक होते हैं वही नॉर्मल वेक्टर होते हैं, वही क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो b है वो कितना है, 1 2 और 2 है। आई जे के केप साथ में ले सकते हो, और x का y का और z का जो गुणांक है यहाँ भी आई जे और के केप साथ में लोगे तो वेक्टर के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ कार्टेशियन में है तो कार्टेशियन में ही रखो। हाँ जी, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और साइन थीटा 1/3 बता रखा है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आप, तो b और n, तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा -1 -2 और 2 गुणा डिवाइड में क्या आ जाएगा, b का और इनका मैग्नीट्यूड है, तो इसका क्या हो जाएगा, बराबर में साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 1/3। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 1/3। डिवाइड में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेमडा। अब अगर 4 + 4 8 है, 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और ये हो जाएगा कितना, 0। तो ऊपर बचा है 2 अंडर रूट में लेमडा, डिवाइड में बचा है 3 अंडर रूट में 4 + 1 5 लेमडा, इक्वल में कितना है, 1/3 है। 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 2 ब्रैकेट में लेमडा डिवाइड में 5 प्लस में लेमडा इक्वल में 1 बचा है। स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 लेमडा डिवाइड में 5 प्लस लेमडा।
अच्छा ठीक, एक बार कैलकुलेशन इसकी चेक करो। अच्छा कैलकुलेशन ठीक है, क्रॉस गुणा कर दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 1 है। और इसको अगर हल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो 4 लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस लेमडा। ये लेमडा प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3। 5/3 कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव बताना आपको। आपको क्या बताना है, डेरिवेटिव। ध्यान रखना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बटा में क्या है, 1 प्लस कोस एक्स है। तो यहाँ पर y बराबर टेन इनवर्स साइन एक्स बटा में 1 प्लस कोस एक्स, ये वाला है। सबसे पहले इसको हम अंदर वाला है इसको हल कर लेते हैं। साइन एक्स है बटे में 1 माइनस कोस एक्स है। अगर मैं आइडेंटिटी से साइन एक्स को हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बटा 2 और कोस एक्स बटा 2 लिख सकता हूं। ऐसे ही 1 माइनस कोस एक्स को मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 लिख सकता हूं। यहाँ एक साइन साइन को कैंसिल कर देगा, तो कोस बटा साइन बचेगा। कोस बटा क्या बचेगा, साइन। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या हुई मिस्टेक, यहाँ प्लस का चिन्ह है, हमें भी प्लस लेना है। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हमें भी क्या लेना है, प्लस ही लेना है, क्योंकि प्लस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो साइन एक्स का हाफ एंगल क्या होता है, 2 साइन एक्स बटा 2। हाफ एंगल का फॉर्मूला यही होता है, डिवाइड में 1 प्लस है तो वो हमेशा 2 कोस एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 होगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस को कैंसिल कर देगा, तो साइन बटा कोस किस में चेंज हो जाएगा, एक्स बटा 2 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस पाई से प्लस पाई में अगर लाई कर रहा है, तो x बटा 2 है, तो ये माइनस पाई बाई 2 और x बटा 2 और पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 10x बटा 2, तो y बराबर 10 इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 10x बटा में 2। 10 इनवर्स से 10, तो क्या बचेगा, x बटा में 2। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा, x बटा 2 है ना, यहाँ x बटा 2। 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है। x का क्या होता है, 1 होता है, x का क्या होता है 1। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। 1 में आसान था क्वेश्चन। ए सॉलिड सर्किल, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कौन है, और हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, इसे मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है, रेडियस पूछिए स्फीयर। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वो घोड़ा बनाया गया है एक कौन से बनाया गया है, कौन का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर आपको दे रखा है 2.1 आर स्क्वायर, इंटू में हाइट दे रखी 8.4। तो वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम कर दिया। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 का भाग अगर मैं 4 गुणा 2 8, 4 एकम 4, तो यहाँ आर क्यूब है, और बराबर में बचा है 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, इसका मतलब पावर में 3 है। अगर घातांक संख्याएं बराबर होती है तो घात का नियम कहता है, अगर घात बराबर है तो बेस सेम होंगे, और बेस बराबर है तो घात सेम होंगे, तो घात बराबर है तो बेस सेम हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से आर का मान डायरेक्ट 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो 2.1 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, इफ अल्फा और बीटा आर
roots of equation x square plus x plus 1, then the equation whose roots are alpha की पावर 7 and बीटा की पावर 7। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इकाई के घनमूल आपके सिलेबस में शामिल है। इकाई के घनमूल आपके सिलेबस में शामिल है। एक दो बार प्रैक्टिस की होगी तो ही दिमाग में आएगा। अच्छा, इसके जो रूट होते हैं इकाई के घनमूल के हिसाब से हम उनको लिखते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। और हमें याद है एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि इकाई के घनमूल से क्यूब ऑफ यूनिट इकाई के घनमूल से संबंधित है। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो हमें याद है इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं इकाई के घनमूल के हिसाब से। अब आपसे पूछा गया है और साथ में आपको कुछ प्रॉपर्टियां याद रहनी चाहिए। ओमेगा क्यूब है वो कितना होता है, +1 होता है। ओमेगा क्यूब क्या होता है, +1 होता है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया है अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4। अल्फा की पावर 7 है, अगर अल्फा को मैं क्या लिख लूं, ओमेगा, इसका मतलब ओमेगा की पावर 7 है। ओमेगा की पावर को 3 के मल्टीपल में तोड़ दूंगा, 3 गुणा 2 6 और ओमेगा गुणा में आ जाएगा। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो ये बचा ओमेगा। और बीटा की पावर कितनी है, 4। इसको बीटा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी, 8। इसको मैं तोड़ूंगा पावर 3 में, तो 3 गुणा 2 6 और 6 + 2 8। ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये पूरा 1 हो गया, तो आपके लिए बचा क्या है, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब आपके पास वापस वही रूट आ गए दोनों जो मेन इक्वेशन के लिए दिए गए थे। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है, वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है। इसका मतलब अगर वही रूट है तो इक्वेशन भी वही रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब नई वाली जो इक्वेशन है वो भी सेम वही है, वो भी सेम वही है। तो इस प्रकार आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट है। आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।